हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स परिवार में। तो मैं फिर से हाजिर हूं आपके क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 5 लेकर। अगर इससे पहले के लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, और अगर आपने देख लिए हैं तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना सीखा था। अब हम आवेशित अपरिमित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना सीखेंगे। तो बच्चों, हमको क्या करना है, गाउस के नियम को यूज करते हुए एक समरूप आवेशित अपरिमित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, तो हम एक परत बनाते हैं। ठीक है बच्चों, ये एक परत है जिसके ऊपर क्या है, आवेश समान रूप से वितरित है, यानी कि यह समरूप आवेशित है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। ठीक है, और ये जो है वो इन्फिनिटी विस्तार वाली है। इन्फिनिटी विस्तार का मतलब जो है वो ये है कि इससे मैं जो भी डिस्टेंसेस ऑब्जर्व करूंगा वो इसकी साइज के कंपैरिजन में बहुत छोटी होगी। मतलब इस शीट के, मतलब अगर मान लो मैं ये शीट बनाता हूं, इसके जस्ट पास में बहुत पास में पॉइंट डालूंगा तो ये इनफाइनाइट विस्तार वाली परत कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, तो समरूप आवेशित अपरिमित अचालक परत के कारण मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मतलब इस परत से कहीं r दूरी पर कोई P पॉइंट स्थित है, यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमको जरूरत पड़ती है उसकी डायरेक्शन की, कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, ये सिर्फ काम में डायरेक्शन देखने के लिए कर रहा हूं। तो डायरेक्शन देखने के लिए मैं क्या करता हूं, इसका जो सेंटर है यहां से ओ पॉइंट से एल दूरी पर, यहां पर मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूं जिसका चार्ज है dq। सेम काम मैं नीचे की तरफ भी करता हूं, यहां पर भी मैंने एल डिस्टेंस पे, ओ पॉइंट से एल डिस्टेंस पे एक और एलिमेंट ले लेता हूं, सेम एलिमेंट जिसका चार्ज भी मान लिया हमने dq। ठीक है बच्चों, तो इस dq की वजह से यहां पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि कुछ इस तरीके से होगा बाहर की तरफ de। इसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगा de। देखो बच्चों, यहां अगर थीटा होगा तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, और ये थीटा होगा तो ये थीटा, और ये थीटा होगा तो ये भी थीटा। अब हम क्या कर सकते हैं, इस डी को रिजोल्व कर सकते हैं डी ई कोस थीटा में, और इधर डी ई साइन थीटा में। ठीक है बच्चों, इसकी बात करें तो इस डी को भी इधर की डायरेक्शन में रिजोल्व करेंगे तो वो आएगा डी ई कोस थीटा, और इधर रिजोल्व करेंगे तो वो आएगा डी ई साइन थीटा। देखो बच्चों, डी ई साइन थीटा और डी साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और सारा का सारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जुड़ के इस डायरेक्शन में आ जाएगा। मैं इस पॉइंट पे देखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर आएगी, और पीछे की तरफ किसी पॉइंट पे देखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर आएगी। मतलब शीट से, परत से लंबवत बाहर की ओर। मतलब हमको यहां डायरेक्शन पता चल गई कि विद्युत क्षेत्र की दिशा परत के कारण किधर होगी, परत के लंबवत बाहर की ओर। ठीक है ना, मतलब परत से दूर। तो बच्चों, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देख ली है जो कि परत के लंबवत बाहर की ओर है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, परत को वापस से बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारी परत है।
जो कि इन्फिनिटी विस्तार वाली है। मैं वापस से बताता हूं, इन्फिनिटी विस्तार का मतलब ये है कि जो भी मैं इस परत से डिस्टेंसेस मेजर करूंगा उस डिस्टेंस की वैल्यू इसकी साइज के कंपैरिजन में बहुत छोटी होगी, इसलिए हम उसको नेग्लिजिबल मानेंगे और उस डिस्टेंस के लिए ये इनफाइनाइट विस्तार लगेगा। और ये है हमारी समरूप आवेशित अचालक परत। हमें करना क्या है, इससे, ठीक है, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। हमें क्या करना है, इससे r दूरी पर कोई p पॉइंट है, इससे यहां से r दूरी पर कोई p पॉइंट है, उस p पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मुझे गाउस का नियम लगाना है, और गाउस का नियम लगाने के लिए मुझे एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। तो यहां पर जो बंद पृष्ठ की कल्पना करूंगा वो बंद पृष्ठ होगा एक बेलन, ठीक है। तो मैं यहां पर जो गाउसियन पृष्ठ लूंगा, वो गाउसियन पृष्ठ जो होगा वो होगा एक बेलन जिसकी लंबाई जो होगी वो हो जाएगी 2r, और जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो होगा, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, वो हो जाएगा हमारा s। हम मान रहे हैं ये चीज, ठीक है। हमने क्या लिया, गाउसियन पृष्ठ लिया, तो बेलनाकार पृष्ठ लेंगे हम, और वो कुछ इस तरीके से लेंगे, ठीक है बच्चों। तो इधर हो जाएगा r दूरी और पीछे भी हो जाएगा r दूरी, और हम इस बेलन को इस तरीके से मान रहे हैं कि ये बेलन इसको कट करते हुए निकल रहा है, ठीक है बच्चों। ये बेलन क्या कर रहा है, इस शीट को कट करते हुए निकल रहा है। अब दूसरी बात हम क्या कर लेते हैं, यहां पर फ्लक्स निकालने के लिए, मतलब गाउस का नियम लगाने के लिए 3 अलग अलग एरिया डिसाइड कर लेते हैं इस बेलन के वक्र पृष्ठ के ऊपर। तो यहां पर मैं लेता हूं एक एरिया ले लिया मैंने ds1 वेक्टर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो परत के लंबवत बाहर की ओर होता है, तो यहां अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगी। आपको पता है परत के लंबवत बाहर की ओर इस पॉइंट पे इधर होगी, ठीक है। दूसरा एरिया मैं यहां कंसीडर कर लेता हूं, उसका छोटा सा एरिया एलिमेंट इस वक्र पृष्ठ के ऊपर ले लिया मैंने, और उसको मैंने कह दिया ds2 वेक्टर, ठीक है बच्चों। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे बाहर की तरफ इधर होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में ही होगी। एक और एलिमेंट लेता हूं मैं, एरिया एलिमेंट वक्र पृष्ठ के ऊपर, ठीक है, और उसको मैंने कह दिया ds3, और उस एरिया वेक्टर मतलब ds3 की जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर बेलन के। मतलब हमने क्या करा, शीट को कट करते हुए एक बेलन निकल रहा है, r लंबाई आगे की तरफ, r लंबाई पीछे की तरफ, मतलब कुल 2r लंबाई का बेलन, जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये वाला s है। और 3 एरिया डिसाइड किए, एक ये क्या है, वृत्ताकार पृष्ठ, पीछे वाला वृत्ताकार पृष्ठ, और इसका वक्र पृष्ठ ये वाला, ठीक है। तो यहां पर तो क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर इधर, ठीक है, और यहां पर जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी, मतलब इस बेलन के परपेंडिकुलर उसी पॉइंट पे। अब हम लगाते हैं यहां पर गाउस का नियम, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं गाउसियन पृष्ठ ने कितना आवेश परिबद्ध कर रखा है। तो मैं यहां लिख देता हूं पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश। तो पृष्ठ ने कितना आवेश परिबद्ध कर रखा है, देखो यहां अगर मैं सिग्मा देखूं, देखो पृष्ठ कितना आवेश परिबद्ध करेगा, ये जो बेलन है गाउसियन पृष्ठ हमारा, वो यहां से कट करके निकल रहा है। तो मैं यूं कह दूं कि जितना ये S है, तो ये भी एरिया क्या हो जाएगा S। तो इस S एरिया में से जितना आवेश उपस्थित होगा वही क्या होगा, परिबद्ध आवेश हो जाएगा। तो मैं यहां लिख दूंगा, क्योंकि हमको पता है सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन S, और Q की जगह मैं लिख रहा हूं सबमिशन Q, मतलब हमारा टोटल परिबद्ध आवेश। तो यहां से सबमिशन Q कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू S। सबमिशन Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू S। इसको हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 देके छोड़ देते हैं। अब हम लगाएंगे यहां गाउस का नियम। तो मैं लिख देता हूं गाउस के नियम से, गाउस का नियम क्या कहता है, गाउस का नियम कहता है कि जो फ्लक्स होता है वो हमारा होता है E वेक्टर डॉट ds वेक्टर का बंद पृष्ठ के लिए समाकलन बराबर सबमिशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चों। ये गाउस का नियम कहता है। अब गाउस का नियम कहता है फ्लक्स, ये फाई है, फाई का मतलब है फ्लक्स, मतलब हमको फ्लक्स, देखो फ्लक्स क्या होती है, एक अदिश राशि होती है, फ्लक्स को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। मतलब इससे कितना फ्लक्स निकलेगा प्लस इससे कितना फ्लक्स निकलेगा प्लस इससे कितना फ्लक्स निकलेगा। तो टोटल फ्लक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा, यहां पहले पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा, वो हो जाएगा हमारा E वेक्टर
डॉट डी एस वन वेक्टर वेक्टर, ये है हमारा पहले पृष्ठ के लिए, प्लस दूसरा पृष्ठ उसके लिए क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी एस टू वेक्टर, प्लस तीसरे पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी एस थ्री वेक्टर। ये हमारा हो जाएगा टोटल फ्लक्स, मतलब तीनों के लिए ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर निकाल लिया। सबमिशन क्यू की जगह मैं सिग्मा इंटू एस लिख सकता हूं इक्वेशन नंबर 1 से, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, अब इसको ओपन करेंगे सबको, तो यहां क्या बनेगा, ये हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी एस ई वेक्टर डॉट डी एस वन वेक्टर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ई वेक्टर सॉरी ई डी एस वन कोस थीटा। ठीक है, तो यहां लिखूंगा मैं ई डी एस वन कोस, और एंगल देखो, एंगल यहां हम देखेंगे तो यहां एंगल आपको साफ साफ दिख रहा है, एंगल कितना है ई वेक्टर और डी एस वन वेक्टर में, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो मैं क्या लिख दूंगा, ई डी एस वन कोस 0, प्लस दूसरी जगह यहां देखूंगा तो यहां पर भी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना है, वो भी क्या है 0 डिग्री। तो लिख दूंगा ई डी एस टू कोस 0 डिग्री, प्लस तीसरे पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये वाली, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डी एस थ्री, एंगल कितना है 90 डिग्री। तो मैं क्या कर दूंगा यहां पर ई डी एस थ्री कोस 90 डिग्री बराबर सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहां पर cos 0 की वैल्यू होती है 1, यहां पर भी हो जाएगी 1, और ये cos 90 वाला पूरा का पूरा क्या मामला हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो यहां लिख देते हैं अपन ई डी एस वन कोस 0 की वैल्यू होती है 1, मतलब मैं यहां सीधा लिख देता हूं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर देख रहे हैं और यहां पर देख रहे हैं, तो इस ई की वैल्यू क्या है, सेम है, क्योंकि ये भी आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पीछे भी आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा डी एस वन, प्लस यहां पर भी इलेक्ट्रिक आ जाएगा बाहर, फील्ड बाहर आ जाएगा, और अंदर बच जाएगा डी एस टू, बराबर हो जाएगा सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान से, यहां पर क्या हो रहा है, ये डी एस वन ये छोटा सा एलिमेंट है, अगर इसका समाकलन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, पूरा एरिया जो कि है एस। ठीक है, और दूसरी बात मैं क्या करूं कि अगर मैं इस ds2 का भी समाकलन करूं तो यहां भी क्या आएगा, पूरा का पूरा एरिया आएगा, तो मतलब मेरे पास क्या है, मेरे पास समाकलन ऑफ ds1 बराबर समाकलन ऑफ ds2 बराबर क्या है s। तो मैं यहां क्या कर दूंगा, दोनों जगह s लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा es और es, तो कितना हो जाएगा 2es बराबर सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से s से s को कट कर सकते हैं, तो e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहां से E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E इक्वल टू 2 नीचे चला जाएगा, तो E इक्वल टू हो जाएगा हमारा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अगर इसको मैं सदिश रूप में लिखना चाहूंगा, यहां लिख देता हूं मैं सदिश रूप में, सदिश रूप में कैसे लिखेंगे, E वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और आगे लगा देंगे आर केप, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा समरूप आवेशित अपरिमित अचालक परत के कारण। ठीक है बच्चों, तो इसको आप उतार लीजिए। तो बच्चों अब इलेक्ट्रिक फील्ड की निर्भरता देखेंगे हम, विद्युत क्षेत्र की निर्भरता, मतलब विद्युत क्षेत्र किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की निर्भरता देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं पहले तो दूरी के ऊपर, तो अगर मैं दूरी के ऊपर देखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ही नहीं करता दूरी पर। देखो यहां पर दूरी r जो हमने दूरी ली है उसके ऊपर डिपेंड कर रहेगा, फॉर्मूले में r का कहीं कोई ये E ये R, तो हम क्या बोल देंगे, कांस्टेंट ग्राफ बनेगा, मतलब E R पर निर्भर नहीं करता, दूरी पर निर्भर नहीं करता इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी बात, अगर मैं सिग्मा के साथ बनाना चाहूं तो देखो यहां साफ साफ दिख रहा है सिग्मा के प्रोपोर्शनल है, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और सिग्मा के साथ जो ग्राफ बनाऊंगा वो एक सीधी रेखा बना दूंगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसी क्रम में हम समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टी के कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। अभी पिछली बार हमने क्या निकाला, अचालक परत के कारण, अब हमारे पास क्या है, चालक पट्टी का। चालक पट्टी का जो होगी वो कुछ इस तरीके से होगी,
ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक चालक पट्टिका है जो कि समरूप आवेशित, मतलब ये भी क्या है, एक समान रूप से आवेशित है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। ठीक है, और इसके ऊपर भी पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। दूसरी बात, ये भी क्या है, इनफाइनाइट विस्तार वाली है, अनंत विस्तार की परत है, मतलब अपरिमित है। अपरिमित होने का मतलब ये है कि जो भी यहां से इससे जो डिस्टेंसेस हम देखेंगे वो बहुत पास देखेंगे, इसके इस परत के बिल्कुल पास देखेंगे, ज्यादा दूर हम देखेंगे नहीं। अगर मैं यहां पर बहुत कम डिस्टेंस पे देखूंगा तो मुझे लगेगा कि ये अनंत विस्तार वाली परत है। ठीक है बच्चों, अब हमको क्या करना है, पट्टी का है, सॉरी, अब हमको क्या करना है, सेम चीज यहां से करनी है, आर दूरी पर मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है बच्चों, अब देखो फर्क क्या होता है अचालक चीज में और चालक वस्तु में। हमने कहा था कि अचालक वस्तु में जब हम आवेश देते हैं तो वो क्या होता है, मैं अगर सब जगह दूंगा तो सब जगह रहेगा, लेकिन चालक में आप कहीं पर भी आवेश दे दो वो सारा का सारा आवेश उसके पृष्ठ पर आकर वितरित हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर भी वही काम हम करने वाले हैं। तो मैं पहले यहां डायरेक्शन लिख देता हूं, यहां सीधी डायरेक्शन में लिख रहा हूं, दिशा क्या हो जाएगी, पट्टिका के लंबवत बाहर की ओर, पट्टिका के लंबवत बाहर की ओर। ठीक है बच्चों, इस पट्टिका के लंबवत बाहर की ओर मतलब यहां पर सेम चीज और सेम तरीका अपना सकते हैं जैसे हमने परत का इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखी थी। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यहां पर भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, गाउसियन पृष्ठ मानना पड़ेगा, कल्पना करनी पड़ेगी गाउसियन पृष्ठ की। यहां पर भी हम क्या लेंगे, बेलन लेंगे, लेकिन इस बार जो बेलन की लंबाई लेंगे हम वो लेंगे सिर्फ आर लंबाई के बेलन की बात करेंगे, सिर्फ हम एक डायरेक्शन की बात करेंगे। वो क्यों करेंगे अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है बच्चों, लंबाई है हमारी आर बेलन की और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, वो कितना है, एस मान लिया हमने। ये दूरी जो है वो है आर, तो हमने आर लंबाई के और एस अनुप्रस्थ काट वाले बेलन की कल्पना करी है जो गाउसियन पृष्ठ है हमारा। ठीक है, ये हमारी जो वैल्यू है वो एस है, ये वाला एरिया। ठीक है, तो हम देख लेते हैं गाउसियन पृष्ठ ने कितना आवेश परिबद्ध कर रखा है, तो मैं यहां लिख देता हूं। देखो हम क्या लिखेंगे, सिग्मा, और वो कितना पृष्ठ परिबद्ध करेगा, ये बेलन कितना जा रहा है, ये इतना इसको भेद रहा है, तो ये जितना एरिया होगा इस एरिया में कितना बनेगा, सिग्मा बराबर हो जाएगा सबमिशन क्यू अपॉन एस। तो यहां से गाउसियन पृष्ठ परिबद्ध आवेश कितना है, गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश कितना है, सबमिशन क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस। इक्वेशन नंबर 1 देके हम छोड़ देते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, गाउस का नियम लगाएंगे, और गाउस का नियम लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर देखने होते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर मैं एक एरिया वेक्टर डिसाइड करता हूं, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूं जिसको हम कहेंगे कि ये हमारा ds1 है, ds1 एरिया है, जिसकी जो एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन होगी इस क्षेत्रफल के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। और हमने बोला था कि इस पट्टिका की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वो इसकी वजह से इसी डायरेक्शन में होगी दूर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे। दूसरा एरिया हम यहां पर लेंगे, ठीक है, दूसरा एरिया एलिमेंट अपन ले लेते हैं यहां पर ds2, ds2, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी, देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं क्योंकि ये अंदर की तरफ है, और हम ये कहते हैं कि जब चालक को आवेश देते हैं तो सारा का सारा आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा। अगर आवेश पृष्ठ पर वितरित हो रहा है, अंदर कोई आवेश नहीं होगा, तो अंदर कोई विद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो 2 पृष्ठ अपन ने मान लिए, तीसरा पृष्ठ यहां पर कहीं पे मान लेते हैं, और तीसरे पृष्ठ को हमने बोला कि ये तीसरा जो पृष्ठ हमने माना वो इस वक्र पृष्ठ के ऊपर उपस्थित है बेलन के, और हमने इसको कह दिया कि ये हमारा ds3 वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो बात कर लेते हैं, हम गाउस का नियम लगा देते हैं यहां पर। तो यहां लिखेंगे हम
गाउस के नियम से। गाउस का नियम कहता है कि जो हमारा फाई होता है, जो फ्लक्स होता है, वो होता है उस पृष्ठ का इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का बंद पृष्ठ के लिए समाकलन बराबर सबमिशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर फ्लक्स निकालना है, हमारे पास तीन अलग अलग पृष्ठ हैं, तो हम क्या कर देंगे, क्योंकि ये एक अदिश राशि इसलिए हम जोड़ सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, पहले पृष्ठ के लिए समाकलन करेंगे, वो हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी एस वन वेक्टर, प्लस दूसरे पृष्ठ के लिए भी यही काम करेंगे, ई वेक्टर डॉट डी एस टू वेक्टर, प्लस तीसरे पृष्ठ के लिए भी यही काम करेंगे, ई वेक्टर डॉट डी एस थ्री वेक्टर। ठीक है, अब हम जानते हैं सबमिशन क्यू की वैल्यू हम सिग्मा एस लिख चुके हैं, तो सिग्मा आई एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब आपको पता चल रहा है, इसको खोल देते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा ई डी एस वन कोस 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस वन में एंगल कितना है, 0 डिग्री का। यहाँ एंगल की बात ही नहीं करनी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी 0 है। यहाँ एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, तो हम क्या लिख देंगे, सेकंड के लिए क्या है, ये पूरा का पूरा ऑलरेडी 0 हो चुका है, ये पूरा ऑलरेडी 0 हो चुका है क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो ये 0 हो चुका है, और यहां की बात करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ई डी एस थ्री कोस 90 इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप जानते हैं कोस 90 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये बचेगा ई डी एस वन, कोस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, मतलब ई इंटू डी एस वन बचेगा, तो ई जो हो जाएगा वो हमारा आ जाएगा बाहर, अंदर बच जाएगा डी एस वन बराबर हो जाएगा सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां डी एस वन का समाकलन करूं, मतलब इस छोटे से एलिमेंट का समाकलन करूंगा तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, मतलब मैं यूं लिख सकता हूं कि डी एस वन का अगर मैं समाकलन करूं तो मुझे क्या मिलेगा, एस, तो मैं उसको यूज यहां पे कर सकता हूं, तो बन जाएगा ई एस बराबर सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब एस से एस कट जाएगा, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको सदिश रूप में लिखें, सदिश रूप में अगर लिखना चाहेंगे तो इसके माथे पे तीर लगा देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, आर कैप से, ये हमारा सदिश रूप में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, अब चालक पट्टी के कारण विद्युत क्षेत्र की निर्भरता देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की निर्भरता, तो देखो विद्युत क्षेत्र जो होता है वो दूरी पर यहां पर भी निर्भर नहीं कर रहा, क्योंकि ई की वैल्यू जो आई है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई है, तो ये डिस्टेंस पे तो निर्भर नहीं कर रहा। मतलब अगर मैं दूरी, ठीक है, ई और आर में मैं अगर ग्राफ बनाऊंगा तो बनेगा एक कांस्टेंट ग्राफ, मतलब अचर फलन वाला ग्राफ जिस तरीके से बनता है उस तरीके से बनेगा। दूसरा ग्राफ हम बनाते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व यानी कि सिग्मा के साथ, ये सिग्मा, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सिग्मा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब सिग्मा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा।